Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Swadesh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on scheduling algorithm evaluation. Students, जैसा कि हमने पहले शेड्यूलिंग सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस किया था, पहले के लेक्चर्स में हम इस बारे में बात कर चुके हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो पहले एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम सिंगल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो वहां पर हमें शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सिंगल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में एक बार में एक ही प्रोसेस हमारी मेमोरी में होती है, प्राइमरी मेमोरी में, और वहां पर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, सीपीयू मिलता है, एग्जीक्यूट होती है, टर्मिनेट होती है, फिर उसी जगह मेमोरी में दूसरी प्रोसेस आती है, वो प्रोसेस सीपीयू को यूज करती है, एग्जीक्यूट होती है, टर्मिनेट होती है, स्पेस खाली होता है मेमोरी में, उसी जगह पर नेक्स्ट प्रोसेस आती है। तो एक बार में मेमोरी में सिंगल सिंगल प्रोसेसेस आती जाती है, एग्जीक्यूट होती है, टर्मिनेट होती है, और जो स्पेस फिर वो खाली करके जाती है उसी जगह पर नई प्रोसेसेस आती जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जब हम वर्क करते हैं तो मल्टीपल प्रोसेसेस हमारी प्राइमरी मेमोरी में रहती हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का एडवांटेज भी यही होता है कि जब हमारी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो और अगर प्रोसेस बीच में किसी वजह से वेटिंग में जाए तो सीपीयू बजाय आइडल रहने के, बजाय वेट करने के, क्या करे, नेक्स्ट प्रोसेस को मेमोरी में से स्विच कर ले और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दे। अगर वो प्रोसेस भी बीच में वेटिंग में चली जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस से स्विच कर ले। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सीपीयू है उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन होता रहेगा, सीपीयू कभी भी आइडल सिचुएशन में नहीं रहेगा और उसे हर समय कोई ना कोई प्रोसेस मेमोरी में मिलेगी जिससे कि वो एग्जीक्यूट कराता रहेगा। तो इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया था। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा हमारी प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल रहती है। लेकिन इसके साथ ही प्रॉब्लम भी आई कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस हमारी प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल हैं तो सीपीयू को यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, उन प्रोसेसेस में से, उन टास्क में से डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस को वो पहले एग्जीक्यूट कराए और किस प्रोसेस को वो बाद में एग्जीक्यूट कराए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग वाला जो काम है, यहाँ पर जो डिसाइड करने वाला काम है, इसको कहते हैं शेड्यूलिंग करना। यानी सीपीयू को यहाँ पर शेड्यूल सेट करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस को उसे पहले एग्जीक्यूट कराना है और किस प्रोसेस को उसे बाद में एग्जीक्यूट कराना है। यानी रिसोर्स, जो सीपीयू नाम का रिसोर्स है, वो उसकी एक्सेस पहले किसे मिलेगी और किसको उसकी एक्सेस बाद में मिलेगी। और ऐसा कब हो रहा है? जब हमारे पास में सेवरल टास्क है, बहुत सारी प्रोसेसेस क्यू के अंदर है। अच्छा, जब प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है तो सीपीयू मिलने के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि सीपीयू मिलने के बाद वो प्रोसेस को जब तक वो चाहेगी उस पर एग्जीक्यूट करेगी और टर्मिनेट होने के बाद ही सीपीयू को फ्री करेगी। उसमें भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारी जो क्यू बनती है प्रोसेसेस की, उसको हम कहते हैं रेडी क्यू। ये हमने शेड्यूलिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। शेड्यूलिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको क्यूज बताई थी, 3 तरह की क्यूज बताई थी, जिनमें एक थी जॉब क्यू, एक थी रेडी क्यू और एक थी डिवाइस क्यू। जॉब क्यू का कहाँ बनती थी? जॉब क्यू हमारी जब प्रोसेसेस क्रिएट होती हैं तो वहां पर हमारी बनती है जॉब क्यू। फिर उसके बाद में वो जॉब क्यू में से प्रोसेसेस सेलेक्ट होती हैं। सेलेक्ट होने के बाद में जब प्रोसेसेस प्राइमरी मेमोरी में आ जाती हैं तो वहां पर प्राइमरी मेमोरी में बनती है रेडी क्यू। और जब प्रोसेसेस किसी डिवाइस के लिए वेट करती हैं, किसी इनपुट डिवाइस के लिए, किसी आउटपुट डिवाइस के लिए, तो वहां पर उनकी बनती है डिवाइस क्यू। हर डिवाइस की अपनी सेपरेट क्यू होती है जिसे इनपुट आउटपुट क्यू कहते हैं। तो प्रोसेसेस अपनी पूरी लाइफ साइकिल में अलग अलग क्यूज में वेट करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो रेडी क्यू है, जो प्राइमरी मेमोरी में बनती है, उस क्यू में प्रोसेसेस काफी समय वेट करती हैं, कई बार आती हैं। तो एक बार जब प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाती है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है, उसके बाद में वहां पर वो वेट करती है कि उसे कब सीपीयू मिलेगा। यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूल किया जाता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू पहले मिलेगा, किस प्रोसेस को सीपीयू बाद में मिलेगा। यहाँ से प्रोसेस को सीपीयू मिलता है। सीपीयू मिलने के बाद में
अलग अलग टास्क होती हैं, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें से प्रोसेस निकल सकती है। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म हो सकती हैं? ये 5 टास्क हो सकती हैं। जैसे पहली टास्क हो सकती है कि प्रोसेस को सीपीयू मिले। सीपीयू ये डायग्राम में जैसे शो कर रखा है, पहले कंडीशन प्रोसेस को सीपीयू मिले और प्रोसेस उस सीपीयू को यूज करे, काम अपना कंप्लीट करे और प्रोसेस फिर टर्मिनेट हो जाए। पहला काम ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि प्रोसेस टर्मिनेट ना हो, बल्कि क्या हो, प्रोसेस को कुछ इनपुट या आउटपुट चाहिए हो। तो प्रोसेस क्या करे, इनपुट या आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट करे। प्रोसेस जब इनपुट या आउटपुट कुछ भी जो भी करना चाहेगी उसके लिए वो रिक्वेस्ट करेगी और प्रोसेस इनपुट या आउटपुट क्यू में जाकर लग जाएगी। अगर उसे इनपुट करना है तो वो इनपुट क्यू में जाके वेट करेगी, अगर उसे आउटपुट करना है तो वो आउटपुट क्यू में जाके वेट करेगी, और जिस डिवाइस से उसे इनपुट या आउटपुट करना है उसकी डिवाइस क्यू में जाकर वो वेट करेगी। फिर इसके बाद इनपुट या आउटपुट की प्रोसेस परफॉर्म होगी और जैसे ही इनपुट या आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस वापस से आएगी और वापस से आके रेडी क्यू में वेट करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि प्रोसेस इनपुट आउटपुट का काम कर ले, रेडी क्यू में आ जाए, फिर से वेट करेगी कि उसे सीपीयू कब मिलेगा, फिर सीपीयू मिलेगा, उसे सीपीयू मिलेगा, फिर एग्जीक्यूट होगी, प्रोसेस टर्मिनेट हो सकती है, वापस से इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर सकती है और ये साइकिल फिर से चल सकता है। या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि प्रोसेस टाइम शेयरिंग सिस्टम में हो। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होती है ये भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में टाइम शेयरिंग सिस्टम्स वो होते हैं जिनके अंदर टाइम एक इक्वल टाइम क्वांटम हर प्रोसेस को प्रोवाइड किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में तो क्या होता है, प्रोसेस के बीच में स्विचिंग हो रही है, अगर कोई प्रोसेस वेटिंग में जा रही है तो ही हम नेक्स्ट प्रोसेस को स्विच करते हैं। लेकिन टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी प्रोसेसेस रेडी क्यू में हैं उनमें से हर प्रोसेस को इक्वल इक्वल टाइम दे दिया जाता है और हर प्रोसेस को अपने इक्वल टाइम में रन होने का चांस मिलता है। अगर उतने टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट होके टर्मिनेट हो जाती है तो ठीक है, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो पाती है तो उस प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में जाके रिमेनिंग टाइम के साथ वेट करना पड़ता है। फिर उसे चांस मिलता है इक्वल टाइम जितना सब प्रोसेस को दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मेरे पास में 5 प्रोसेसेस हैं जो रेडी क्यू में वेट कर रही है। तो क्या करेंगे, टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर हर प्रोसेस को इक्वल इक्वल टाइम दे देंगे, उसे कहेंगे टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। अब उस इक्वल टाइम में मैंने दिया जैसे 10 मिली सेकेंड का टाइम हर प्रोसेस को दे दिया, तो 10 मिली सेकेंड सब प्रोसेस को दे दिया गया। अब 10 मिली सेकेंड फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, 10 मिली सेकेंड सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, 10 मिली सेकेंड की थर्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। सब प्रोसेसेस जितनी भी हैं वो 10 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। नहीं होती है तो 10 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगी और फिर जितना काम बचेगा उसका उसको लेके वो एंड ऑफ द रेडी क्यू आके लग जाएगी और सेकंड प्रोसेस को चांस मिलेगा। सेकंड प्रोसेस भी 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगी, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो टर्मिनेट हो जाएगी, नहीं कंप्लीट होगी तो वो आके बैक में वो फर्स्ट प्रोसेस के पीछे आके लग जाएगी। फिर थर्ड प्रोसेस को चांस मिलेगा, थर्ड प्रोसेस भी 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से हर प्रोसेस को इक्वल इक्वल टाइम मिलेगा, सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी, टर्मिनेट होंगी तो बाहर निकल जाएंगी, नहीं होंगी तो एंड ऑफ द रेडी क्यू आके लगती जाएंगी। जैसी लास्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी उसका फिर से फर्स्ट प्रोसेस को चांस मिल जाएगा, फिर वो 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से राउंड राउंड प्रोसेसेस चलती रहता है। प्रोसेस का ये राउंड कब तक, जब तक की प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती। तो इसमें क्या होगा, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि प्रोसेस रेडी क्यू में है, उसे सीपीयू मिला, प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई और फिर दूसरा ऑप्शन था कि उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया। जैसे अगर 10 मिली सेकेंड का टाइम दिया था तो टाइम खत्म हो गया और वो प्रोसेस आके रेडी क्यू में पीछे लग गई और नेक्स्ट प्रोसेस को चांस मिल गया। तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, अगर टाइम शेयरिंग टाइप का सिस्टम है तो ये वाला राउंड भी चल सकता है। अब आया तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि प्रोसेस रेडी क्यू में थी, सीपीयू मिला, एग्जीक्यूट हुई और फिर प्रोसेस ने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दी। फॉक अ चाइल्ड, फॉक कमांड होता है क्रिएट करने के लिए। तो फॉक कमांड के थ्रू उसने क्या किया, एक नई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट की।
वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुई, फिर चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट लिख के मेन प्रोसेस वापस से रेडी क्यू में आ गई और फिर अपने आगे बढ़ने का वेट कर रही है। जैसे ही सीपीयू मिलेगा वो उस रिजल्ट को लेके आगे एग्जीक्यूट करेगी। तो फोर्थ ऑप्शन ये भी हो सकता है। और एक लास्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है फिफ्थ की प्रोसेस रेडी क्यू में थी, सीपीयू मिला, एग्जीक्यूट हुई और फिर वो किसी इंटरप्ट के होने का वेट करने लगी। इंटरप्ट प्रोसेस आगे बढ़ेगी, फिर से रेडी क्यू में आएगी और वेट करेगी अपने चांस मिलने का, फिर से सीपीयू मिलेगा और फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अब इनमें से प्रोसेस किसी भी कंडीशन में कभी भी जा सकती है या टर्मिनेट हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि सीपीयू एक बार मिल गया प्रोसेस को तो प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया। प्रोसेस को एक बार सीपीयू मिलने के बाद में प्रोसेस इनमें से किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकती है, किसी भी सिचुएशन में जा सकती है और उसके बाद फिर वो आगे एग्जीक्यूट कर सकती है। तो ऐसे प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग में बार बार शेड्यूल करने की जरूरत पड़ती है। प्रोसेस बार बार रेडी क्यू में आती जाती है और फिर बार बार यहाँ पे शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है कि अब किस प्रोसेस को चांस देना है, किस प्रोसेस को पहले लेना है। तो बार बार यहाँ पर शेड्यूलिंग होती रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कुछ अजम्पशंस हैं शेड्यूलिंग के बारे में। जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग बिग एरिया ऑफ रिसर्च इन अर्ली 70s में, काफी बड़ा एरिया था रिसर्च का सीपीयू शेड्यूलिंग, जिनमें ऐसा कहा जाता था कि जैसे वन प्रोग्राम है तो एक यूजर के लिए एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए या वन प्रोग्राम पर यूजर होना चाहिए, वन थ्रेड पर प्रोग्राम होना चाहिए, प्रोग्राम जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये सब अजम्पशंस थे, ठीक है, अनरियलिस्टिक थे, लेकिन प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए थे। तो ये ऐसा नहीं है। हमारा जो गोल है मेन वो क्या है, हमें सीपीयू का टाइम जो है उसको यूटिलाइज करना है। और हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या हैं हमारे, जो मेन पैरामीटर्स हैं वो है 5 पैरामीटर्स हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को। हमारी अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की। उन एल्गोरिथम को चेक करने के कि कौन सी एल्गोरिथम कितनी बेटर है, कितनी अच्छी है, उनको आपस में कंपेयर करने के, इवेल्युएशन करने के कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किए थे। मैं दोबारा से उनको नई ऑप्शंस के थ्रू आपको बता रही हूँ। 5 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी एल्गोरिथम को इवेल्युएट करने के लिए। पहला पैरामीटर तो होता है जो भी मैंने आपको कहा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन। सीपीयू का हर जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं उन एल्गोरिथम्स में हमें ये देखा जाता है कि जो जितनी भी एल्गोरिथम को आप इवेल्युएट कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो, उन एल्गोरिथम में आप ये देखें कि वो एल्गोरिथम कितना एक सेट ऑफ एक एल्गोरिथम ले लें और एक सेट ऑफ प्रोसेसेस ले लें, आप सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस ले लें और फिर उन्हें अलग अलग एल्गोरिथम के ऊपर रन करा के देखें। तो हमारे पास में एक सेट ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, सेट ऑफ प्रोसेसेस हो जाए और फिर उन्हीं रिसोर्सेज के साथ में उन्हीं सेट ऑफ प्रोसेसेस को अलग अलग एल्गोरिथम जो है उनके साथ में रन करा के देखें। फिर उनमें एवेल्युएट करें कि इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे, जो क्राइटेरियाज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो क्राइटेरिया मैं आपको बताने जा रही हूँ, उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप चेक करें कि कौन सी एल्गोरिथम कितना बेटर रिजल्ट दे रही है। वो क्राइटेरिया क्या है, वो 5 क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया जो आता है वो है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब है कि कौन सी प्रोसेस का सेट, कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हुए कौन सी एल्गोरिथम में सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो रहा है। सीपीयू जो है, हमारा गोल जो है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, हमारा गोल क्या है कि हमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाना है। ये मेन फैक्टर होता है क्योंकि सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो हमारा मेन फैक्टर क्या है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए सीपीयू का। तो सीपीयू जनरली, वैसे तो हम कहते हैं 0 से लेकर 100% तक यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है, प्रैक्टिकली अगर उसको देखा जाए तो यूटिलाइजेशन 40% से 90% तक होता है। अगर आप बहुत ही
कम यूटिलाइज कर रहे हैं सीपीयू को, कम से कम यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो भी 40% तक तो यूटिलाइजेशन हो ही रहा होता है सीपीयू का। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करते हैं सीपीयू को, कितना भी हैवी लोडेड कर देते हैं सिस्टम को, तो भी आप उसका 90% तक ही यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो प्रैक्टिकली सीपीयू का यूटिलाइजेशन 40% से 90% तक हो पाता है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इस यूटिलाइजेशन को, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कराना है। तो जिस एल्गोरिथम में सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा होगा, वो एल्गोरिथम उतनी ही बेटर कही जाएगी। दूसरा जो क्राइटेरिया आता है, वो क्राइटेरिया आता है थ्रूपुट का। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस तो सेकंड ले सकते हैं, पर मिनट ले सकते हैं, पर आवर ले सकते हैं, या पर मिली सेकेंड ले सकते हैं। कितना भी टाइम, आप जो भी आप टाइम लिमिट ले रहे हैं, उस टाइम में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो रही हैं। तो सपोज करिए एक सेट ऑफ प्रोसेसेस आपने ले ली, उन सेट ऑफ प्रोसेसेस में आपने लिया, उन सेट ऑफ प्रोसेस पे एक एल्गोरिथम लगाई या चेक किया कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस इस एल्गोरिथम से कंप्लीट होके आ रही हैं। फिर वही सेट ऑफ प्रोसेस पे दूसरी एल्गोरिथम लगाई और फिर चेक किया उस एल्गोरिथम से कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट हो रही हैं, तो उसी टाइम लिमिट में। तो जिस एल्गोरिथम से ज्यादा थ्रूपुट आ रहा होगा, ज्यादा आउटपुट आ रहा होगा, वो एल्गोरिथम उतनी ही बेटर कही जाएगी। जनरली हम सेकंड्स में लेके चलते हैं कि जॉब्स पर सेकंड कितनी हमारी इसमें आ रही हैं, वो हमारा थ्रूपुट कहलाएगा। तीसरा जो होता है हमारा, वो आता है हमारा इसमें वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि प्रोसेसेस जितना टाइम वेटिंग में निकालती हैं, जैसे इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही हैं प्रोसेसेस, रिसोर्स के लिए वेट कर रही हैं प्रोसेसेस, तो प्रोसेसेस जितनी देर की वेटिंग में निकालती हैं, वो टाइम कहलाता है उनका वेटिंग टाइम। यानी प्रोसेसिंग के अलावा जितने टाइम वो प्रोसेसेस वेट करती हैं, वो कहलाता है उनका वेटिंग टाइम। नेक्स्ट जो आता है क्राइटेरिया, वो कहलाता है उनका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है प्रोसेस सबमिशन से लेकर प्रोसेस कंप्लीशन तक, यानी जब प्रोसेस सबमिट हुई तब से लेकर प्रोसेस जब कंप्लीट हुई, टर्मिनेट हुई, तब तक का पूरा टाइम, जितना भी टाइम है, वो पूरा टाइम कहलाता है उसका टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के अंदर उस प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम भी आ जाता है और उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम भी आ जाता है। तो वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम पूरा मिला के सारा टाइम जो है, वो कंप्लीट टाइम कहलाता है उसका टर्न अराउंड टाइम। अब अगर आपको वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम में से प्रोसेसिंग टाइम माइनस कर देंगे, तो बाकी का बचा हुआ क्या रह जाएगा, वेटिंग टाइम रह जाएगा। तो इस तरह से वेटिंग टाइम को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। और एक और क्राइटेरिया रहता है लास्ट, रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम में और जो आपका टर्न अराउंड टाइम है, वो डिफरेंट होता है। रेस्पॉन्स टाइम का मतलब है जब प्रोसेस सबमिशन से लेकर जब पहला रेस्पॉन्स यूजर के पास में आया, वहां तक का जो टाइम है, वो टाइम कहलाता है रेस्पॉन्स टाइम। तो यहाँ पर यूजर के पास में रेस्पॉन्स आया है, फर्स्ट रेस्पॉन्स अगर हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोग्राम, और ना ही आगे के रेस्पॉन्सेस आए हैं, अभी प्रोग्राम ने फर्स्ट रेस्पॉन्स जब दिया, पहला रेस्पॉन्स जब अगर हुआ, बस वहीं तक का टाइम जो है, वो कहलाता है रेस्पॉन्स टाइम। तो हमें अपनी एल्गोरिथम जब इवेल्युएट करें, तो अच्छी एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए, एल्गोरिथम इवेल्युएशन में जो एल्गोरिथम है अगर वो अच्छी है, कंपेयर कर रहे हैं कौन सी एल्गोरिथम अच्छी है कौन सी नहीं है, तो अच्छी बेटर एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए, उसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, थ्रूपुट ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए, लेकिन टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम, ये तीनों टाइम मिनिमाइज होने चाहिए, यानी कि कम होने चाहिए। तो तभी एल्गोरिथम बेटर कही जाएगी। और ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप इनमें से किसी एक क्राइटेरिया पे फोकस कर लेते हो,
किसी एक क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हो तो बाकी के क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं। जैसे अगर आपने देख लिया कि प्रोसेस का वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, तो आपने वेटिंग टाइम को ले लिया कि वेटिंग टाइम पे हम फोकस कर लेंगे, वेटिंग टाइम को हमें कम करना है। तो अगर प्रोसेस का वेटिंग टाइम कम होगा तो उसका टर्न अराउंड टाइम भी कम हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम किस किस का एडिशन होता है, प्रोसेसिंग टाइम का, वेटिंग टाइम का। तो एक वेटिंग टाइम वाला फैक्टर कम हो गया तो टर्न अराउंड टाइम ऑटोमेटिकली कम हो गया। टर्न अराउंड टाइम कम हो गया यानी एक तरह से रेस्पॉन्स टाइम भी, वेट कम करना पड़ रहा है तो रेस्पॉन्स भी जल्दी आएगा, रेस्पॉन्स टाइम भी कम हो गया। और अगर हमारा वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, टाइम ये जो वेस्ट जो हो रहे थे वो कम है तो आउटपुट जल्दी मिलेगा यानी थ्रूपुट बढ़ जाएगा। और थ्रूपुट ज्यादा आ रहा है यानी सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक फैक्टर पे भी फोकस कर लेते हो तो बाकी के फैक्टर ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर, मिनिमाइज द रेस्पॉन्स टाइम, elapsed टाइम टू डू एन ऑपरेशन। हमें क्या करना है, किसी भी ऑपरेशन को, जॉब को परफॉर्म करने के लिए इस टाइम को कम करना है। रेस्पॉन्स टाइम इज व्हाट द यूजर सीज। रेस्पॉन्स टाइम क्या है, जिसको कि यूजर देखता है। टाइम टू इको की स्ट्रोक इन एडिटर, एडिटर के अंदर की स्ट्रोक जो है। टाइम टू कंपाइल अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को कंपाइल करने में जो टाइम लग रहा है। रियल टाइम टास्क मस्ट मीट डेडलाइन इम्पोज्ड बाय द वर्ड, ये सब क्या है, रेस्पॉन्स टाइम के एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से मैक्सिमाइज थ्रूपुट यानी जॉब्स पर सेकंड जो है वो क्या है, थ्रूपुट है। थ्रूपुट रिलेटेड टू द रेस्पॉन्स टाइम बट नॉट आइडेंटिकल। थ्रूपुट जो है रेस्पॉन्स टाइम से मिलता जुलता है लेकिन रिलेटेड है, ये मैंने बताया था सब आपस में इंटरलिंक्ड है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है कोई भी किसी के। मिनिमाइजिंग रेस्पॉन्स टाइम विल लीड टू मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दैट if you maximize only throughput, minimize overhead as well as efficient use of resources, CPU, disk, memory, etc. अब आती है हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले हम ले रहे हैं हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम वैसे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और दूसरी जो आती है हमारी वो आती है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है, जो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं उनके अंदर अगर सीपीयू जो है वो, अगर प्रोसेसर जो है वो अगर एक प्रोसेस को मिल गया तो मिलने के बाद में वो प्रोसेस उस पर एग्जीक्यूट होगी, और तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि वो टर्मिनेट नहीं हो जाती या वो अपनी तरफ से उस प्रोसेसर को फ्री नहीं कर देती। हम उस प्रोसेस से फोर्सफुली सीपीयू फ्री नहीं करा सकते, यानी सस्पेंशन अलाउ नहीं होता। एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो हम उससे फोर्सफुली सीपीयू बीच में नहीं ले सकते, बीच में उस प्रोसेस को सस्पेंड नहीं कर सकते। वो प्रोसेस जब तक चाहे उस प्रोसेसर को, उस सीपीयू को यूज कर सकती है। जब वो प्रोसेस चाहेगी तभी उस सीपीयू को फ्री करेगी, चाहे वो टर्मिनेट होने के बाद में करे या बीच में अपनी तरफ से उस सीपीयू को फ्री करे, ये उस पर डिपेंड करता है। हम उससे फोर्सफुली सीपीयू फ्री नहीं करा सकते। तो ये कहलाती है नॉन प्रीएम्प्टिव, यानी प्रीएम्प्ट करना या सस्पेंड करना अलाउ नहीं होता। दूसरी आती है हमारी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होती हैं जिनमें कि आप बीच में किसी भी प्रोसेस से सीपीयू को फोर्सफुली फ्री करा सकते हैं। जब भी आप चाहें तब किसी भी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, यानी इसमें सस्पेंशन अलाउ होता है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की कैटेगरी में हम दो एल्गोरिथम्स को स्पेशली पढ़ेंगे, जिसमें है हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इन दोनों को पढ़ के और इनको इवेल्युएट करेंगे हम। पहले
फिर हम नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिथम में ये दोनों पढ़ने के बाद में फिर हम प्रिएम्प्टिव कैटेगरी में जाएंगे और फिर उसकी एल्गोरिथम की शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम है उनको इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहले आती है हमारी नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की कैटेगरी, जिसमें आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड FCFS एल्गोरिथम। FCFS एल्गोरिथम जो है फीफो एल्गोरिथम भी कहलाती है, इसका मतलब है रन अंटिल डन। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक रन हो सकती है। और फीफो एल्गोरिथम है यानी कि प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट, जो पहले प्रोसेस आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, रन अंटिल डन यानी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये रन करेगी। फीफो एल्गोरिथम भी कहती है इन द बिगनिंग दिस मीन वन प्रोग्राम रन नॉन प्रीएम्प्टिवली until it is finished including any blocking for input output operation। शुरू में क्या था, इसका मतलब था रन अंटिल डन, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम जो है बीच में प्रीएम्प्ट नहीं होगा, बीच में सस्पेंड नहीं होगा जब तक कि वो फिनिश नहीं हो जाता। अब FCFS का मतलब है, FCFS मीन दैट थ्रेड जो है सीपीयू को रखेगी जब तक कि एक से ज्यादा थ्रेड जो ब्लॉक नहीं हो जाता। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। एग्जांपल क्या है हमारे पास में कि हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। कौन कौन सी है? P1, P2 एंड P3। और इनका एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम जो है वो हमने लिया है मिली सेकेंड्स के अंदर। तो P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 24 मिली सेकेंड, P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 3 मिली सेकेंड्स और P3 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम भी है 3 मिली सेकेंड। अब हम इनके लिए एक जेन चार्ट बनाते हैं जो क्या करेगा, और हम एक कंप्यूट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज कंप्लीशन टाइम। फर्स्ट सर्व्ड है, इसके लिए हमने लिया एग्जांपल में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहती है, जो प्रोसेस पहले आई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो प्रोसेस बाद में आई है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में आएगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। फीफो के बेसिस पे चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में कौन सी प्रोसेस आई थी? सबसे पहले हमारे पास में आई थी P1। तो सबसे पहले 0 टाइम पर जब हुआ सबसे पहले P1 आई तो P1 एग्जीक्यूट होगी। कितनी देर एग्जीक्यूट होगी? इसका बस टाइम कितना है? 24 मिली सेकेंड। फिर इसके बाद में इसे कितनी देर वेट करना पड़ा? 0 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। कितनी देर एग्जीक्यूट हुई? 24 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई। इसके बाद कौन सी प्रोसेस आई? P2 आई, तो P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। इसे P2 को कितनी देर वेट करना पड़ा? 24 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा, जितनी देर तक P1 एग्जीक्यूट हुई थी इतनी देर से वेट करना पड़ा। फिर P2 को चांस मिला, ये एग्जीक्यूट हुई। ये कितनी देर एग्जीक्यूट हुई? 3 मिली सेकेंड तक। फिर किसका नंबर आया? P3 का नंबर आया। P3 को कितनी देर वेट करना पड़ा? 24 मिली सेकेंड तो P1 रन हुई थी और 3 मिली सेकेंड P2 रन हुई, यानी टोटल 27 मिली सेकेंड P3 को वेट करना पड़ा। फिर इसके बाद अगली प्रोसेस जो आएगी उसे 30 मिली सेकेंड वेट करना पड़ेगा। 24 इसका, 27 इसका और इसमें 3 मिली सेकेंड ये भी रन हुई थी तो 30 इसका। अब हमें इसका वेटिंग टाइम निकालना है कि इन प्रोसेसेस का एवरेज ना पड़ा सीपीयू मिलने के लिए 0 मिली सेकेंड। P2 को कितनी देर वेट करना पड़ा? 24 मिली सेकेंड। P3 को कितनी देर वेट करना पड़ा? 27 मिली सेकेंड। तीनों को हम ऐड कर देंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या आया? 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइड बाई 3 यानी 17 मिली सेकेंड जो है इस इन प्रोसेसेस का एवरेज वेटिंग टाइम आया। और कंप्लीशन टाइम अगर अगर हम इनका देखें कि कंप्लीशन टाइम कितना हो रहा है, तो P1 प्रोसेस को कितनी देर एग्जीक्यूट हुई? P1 प्रोसेस 24 मिली सेकेंड में कंप्लीट हुई है। P2 कितनी देर में कंप्लीट हुई है? 27 मिली सेकेंड में कंप्लीट हुई है। P3 कितनी देर में कंप्लीट हुई है? 30 मिली सेकेंड में कंप्लीट हुई है। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो कितना आ रहा है कंप्लीशन टाइम हमारा? 27 मिली सेकेंड। यानी इसके अंदर 17 मिली सेकेंड तो वेटिंग टाइम आ रहा है और 27 मिली सेकेंड हमारा कंप्लीशन टाइम आ रहा है। अब इस टाइम को हम कंपेयर करेंगे किसी और एल्गोरिथम के साथ में कि दूसरी एल्गोरिथम अगर हम सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस पर ये P1 P2 P3 पर इसी बस टाइम के साथ में लगाएं तो क्या डिफरेंस आएगा। तो अब अगर हम नेक्स्ट एल्गोरिथम अगर इसमें लेते हैं इसको, व्हाट इफ देयर ऑर्डर हैज बीन P2 P3 P1 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, अगर हम यहाँ पर FCFS करती हूँ शॉर्टेस्ट, इसको मैंने चेंज कर दिया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और FCFS की जगह पे मैंने इसको कर दिया SJF।
एसजेएफ में क्या होगा, जो प्रोसेस छोटी है उसको हम पहले एग्जीक्यूट कराएं और जो प्रोसेस बड़ी है उसको हम बाद में एग्जीक्यूट कराएं। P1 का बस टाइम 24 है, इसका 3 है और इसका 3 है, तो मैं सबसे छोटी कौन सी प्रोसेस है, P2 और P3। लेकिन जब इक्वल टाइम होता है, यानी इन दोनों प्रोसेस का टाइम क्या है, इक्वल है, मैंने यहाँ पे इक्वल टाइम भी रखा है इसलिए कि दोनों का जब टाइम इक्वल होता है, एक से ज्यादा प्रोसेसेस का, तो टाई हो जाता है। तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस पहले आई होती है उसको पहले चांस देते हैं। तो पहले अगर ये आई है तो इसको पहले चांस मिलेगा, अगर दोनों का टाइम इक्वल है तो अब दोनों का टाइम इक्वल है तो पहले P2 रन होगी, फिर P3 रन होगी, फिर P1 का नंबर आएगा। तो अगर हम P2 P3 P1 के ऑर्डर में इनको रन कराएं तो क्या डिफरेंस आएगा। अब इसमें चेंज करते हैं, मैं इसको ले लेती हूँ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब चेंज इसमें हमने ऑर्डर क्या कर दिया इनका, P2 को पहले रन कराया, P2 छोटी है 3 है इसका, तो इसको पहले रन कराया, फिर P3 को रन कराया और फिर P1 को रन कराया। तो अब देखिए अब डिफरेंस क्या आया, अब इसमें जो हमारी P2 है उसको कितनी देर वेट करना पड़ा, यहाँ पे वेटिंग टाइम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, P2 को इसमें वेट करना पड़ा, P2 को वेट करना पड़ा 0, P3 को वेट करना पड़ा 3 मिली सेकेंड और P1 को वेट करना पड़ा 6 मिली सेकेंड। तो P2 0 मिली सेकेंड तक वेट किया इसने, इसने P3 ने 3 मिली सेकेंड तक किया और P1 ने 6 मिली सेकेंड वेट किया। इन्हीं को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, 0 + 3 + 6 डिवाइड बाई 3 किया तो कितना आया 3 मिली सेकेंड। वहां पर कितना आ रहा था हमारा, जब हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला किया था उसमें आ रहा था 17 मिली सेकेंड और यहाँ पर कितना है 3 मिली सेकेंड। कितना डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। इसी तरह से कंप्लीशन टाइम देखिए, P2 को कंप्लीट होने में लगे 3 मिली सेकेंड, P3 को कंप्लीट होने में लगे 6 मिली सेकेंड और P1 को कंप्लीट होने में लगे 30 मिली सेकेंड। इनको ऐड किया हमने यहाँ पर कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए, 3 6 30 डिवाइड बाई 3 यानी 13 मिली सेकेंड। और उससे जब हम FCFS से कर रहे थे तो कितना आ रहा था 27 मिली सेकेंड, यानी यहाँ भी डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, यानी अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में क्या आ रहा है कि SJF एल्गोरिथम इज मच बेटर देन FCFS एल्गोरिथम। यहाँ जो इवेल्युएशन किया हमने उसके हिसाब से SJF एल्गोरिथम जो है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, बेटर है किससे, FCFS एल्गोरिथम से, क्योंकि FCFS एल्गोरिथम सिंपल है, इजी है, जो पहले आई उसको पहले चांस दे दिया, जो बाद में आया उसे बाद में दे दिया, कंपेरिजन कुछ नहीं करना पड़ा, उसे कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ी ज्यादा। लेकिन उसके अंदर जो एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है, एवरेज कंप्लीशन टाइम आ रहा है, वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। जबकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमें थोड़ा कंपेयर करना पड़ा, पहले चेक करना पड़ा कौन सी प्रोसेस छोटी है कौन सी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोसेसर देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज कंप्लीशन टाइम काफी कम आ रहा है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF जो है, और जो हमारा ये एवरेज कंप्लीशन टाइम जो है वो भी हमारा कम आया। जो फर्स्ट इन, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ये सिंपल है। लेकिन नेगेटिव क्या है कि शॉर्ट जॉब जो होती है वो क्या होती है, कई बार लॉन्ग जॉब्स के पीछे रह जाती है। जैसे कि अगर छोटी जॉब्स है लेकिन वो बाद में आई हैं,
तो वो पीछे ही रह जाएंगी। बड़ी जॉब्स हैं पहले, वो पहले एग्जीक्यूट होती रहेंगी और छोटी जॉब्स पीछे रह जाएंगी। परफॉर्मेंस जो है डिपेंड करती है ऑर्डर पर, कि इसमें हाईली डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच जॉब्स अराइव। जिस बेसिस पर जॉब अराइव हुई है क्यू में, उसी के बेसिस पर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। तो ये इनके एफिफो के ड्रॉबैक्स भी थे, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, ये इसके ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है, ये तो थी हमारी नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। नॉन प्रिएम्प्टिव के बाद में नेक्स्ट जो आती हैं वो आती हैं आपकी प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो होती हैं उनमें सस्पेंशन अलाउ होता है। सस्पेंशन का मतलब है कि बीच में आप कभी भी प्रोसेसेस को प्रिएम्प्ट कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, उससे फोर्सफुली सीपीयू कभी भी लिया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एल्गोरिथम है वो है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, आरआर शेड्यूलिंग। एफसीएफएस एल्गोरिथम जो थी पोटेंशियली बैड थी शॉर्ट जॉब्स के लिए, क्योंकि इसमें सबमिट ऑर्डर के हिसाब से होता था। अगर हमारी कोई जॉब काफी छोटी है लेकिन वो बाद में आई है तो भी उसे काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है। अगर उससे पहले काफी बड़ी जॉब्स हैं क्यू में तो उसे वो छोटी होने के बावजूद भी उसे वेट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मॉल से कोई सामान लेने गए हैं, आपने सिर्फ एक सामान लिया लेकिन क्यू है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा उस क्यू में। जब तक आगे वाले लोग सामान का बिलिंग नहीं करा लेंगे तब तक आपको वेट करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक सामान है तो आप एक सामान की बिलिंग पहले करा लेंगे। अगर आपसे पहले किसी ने बहुत सारा सामान ले रखा है तो भी आपको क्यू में लगा ही रहना पड़ता है। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली है एफसीएफएस है, उसके अंदर शॉर्टेस्ट जॉब के लिए ये सही नहीं है। उनके डिपेंड, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, सबमिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होती है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, टाइम शेयरिंग सिस्टम डिस्कस किया था। टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक स्मॉल सीपीयू टाइम जो है, टाइम स्लाइस है, टाइम क्वांटम हर प्रोसेस को दे दिया जाता था। इक्वल इक्वल टाइम जिसमें हर प्रोसेस को प्रोवाइड किया जाता था और हर प्रोसेस को चांस मिलता था उतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होने का। अगर उतने टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती थी तो वो टर्मिनेट हो जाती थी, और अगर उतने टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो वो प्रोसेस जो क्यू है, रेडी क्यू है, उस क्यू में आके पीछे बैक में आके वेट करने में लग जाती थी और नेक्स्ट फिर अपने चांस के आने का वेट करती थी। तो जो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काम करती है वो होती है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या हो रहा है कि ईच प्रोसेस गेट अ स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम दैट इज कॉल्ड टाइम क्वांटम। इसमें हर यूनिट, हर प्रोसेस को एक स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम मिल रहा है जिसको हम टाइम क्वांटम कहते हैं। यूजुअली 10 to 100 मिली सेकेंड। ये टाइम जो होता है वो 10 से 100 मिली सेकेंड के बीच का कोई भी टाइम हो सकता है, जो भी डिसाइड किया जाए। आफ्टर क्वांटम एक्सपायर the process is preempted and added to the end of the ready queue। जैसे ही ये टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा, प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर उसे एंड ऑफ द रेडी क्यू लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को चांस मिलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, जितना टाइम क्वांटम सेट कर रखा है उतनी देर तक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा उस प्रोसेस को भी प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा और एंड ऑफ द रेडी क्यू लगा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस को चांस मिलेगा। तो इसी तरह से राउंड में ये प्रोसेसेस मूव करती रहती हैं। इसलिए इस तरह एन प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू में, और हमारे पास में टाइम क्वांटम कितना है, क्यू मिली सेकेंड। तो हर प्रोसेस को इक्वल टाइम क्वांटम जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो क्यू टाइम करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं टाइम क्वांटम का। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को एक टाइम क्वांटम के साथ एग्जांपल में लेते हैं। हमारे पास में तीन प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3। सेम वही प्रोसेसेस का सेट ले रहे हैं।
जो हमने नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में लिया था, उनके अंदर भी हमने यही सेट लिया था तीन प्रोसेसेस का, जिसमें P1 प्रोसेस का बस टाइम है 24 मिली सेकेंड, P2 का बस टाइम है 3 मिली सेकेंड और P3 का भी बस टाइम है 3 मिली सेकेंड। लेकिन यहाँ पर हमने एक और चीज ली है, टाइम क्वांटम। यहाँ पे प्रोसेसेस का टाइम क्वांटम है 4 मिली सेकेंड। तो 4 मिली सेकेंड का टाइम क्वांटम हमने यहाँ पर लिया है, यानी हर प्रोसेस को 4 मिली सेकेंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद उसे प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारी P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हुई 0 मिली सेकेंड पर, सबसे पहले उसे सीपीयू मिला। कितनी देर एग्जीक्यूट होगी? 4 मिली सेकेंड। P1 प्रोसेस 0 मिली सेकेंड पर एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, 4 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई। इसके बाद में इसको प्रीएम्प्ट कर दिया और रेडी क्यू में पीछे लगा दिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट सीपीयू किसको मिल गया? P2 प्रोसेस को मिल गया। इसको भी कितनी देर का टाइम मिला? 4 मिली सेकेंड, लेकिन ये तो प्रोसेस ही 3 मिली सेकेंड टाइम चाहिए इसको, तो ये क्या होगी? 3 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगी। तो 4 में हमने 3 और जोड़ दिए, कितने हो गए? 7 मिली सेकेंड। तो 7 मिली सेकेंड तक, यानी 3 मिली सेकेंड तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद ये टर्मिनेट हो गई। तो अगला चांस किसको मिल गया? P3 प्रोसेस को। P3 प्रोसेस को भी अगला टाइम क्वांटम मिला। ये भी छोटी प्रोसेस है, इसको भी 3 मिली सेकेंड ही चाहिए था टाइम, तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी 10 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड तक। और इसके बाद में फिर अब किस पे आ गए हम? P1 प्रोसेस पे वापस से आ गए। P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर अगर क्यू में कोई और प्रोसेस भी आती है तो उस प्रोसेस को चांस मिलेगा, टाइम क्वांटम मिलेगा। लेकिन कोई और प्रोसेस नहीं आती है, P1 अकेली रहती है, तो आगे के जितने भी टाइम क्वांटम है वो उसी को मिलते जाएंगे और वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। तो आगे देखते हैं इसमें। इस एग्जाम्पल RR एग्जाम्पल में इस टाइम क्वांटम के हिसाब से वेटिंग टाइम क्या निकल के आता है? P1 प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना निकल के आया? यहाँ पर 10 मिली सेकेंड वेट किया था, यहाँ पर 0 मिली सेकेंड वेट किया था, यानी 10 में से 0 गया, 6 मिली सेकेंड एवरेज वेटिंग इसने वेट किया। यहाँ पर P2 प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा? 4 में से 0 गया, 4 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा था। P3 प्रोसेस को 7 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा था। कंप्लीशन टाइम देखें, P1 प्रोसेस को 30 मिली सेकेंड लगे कंप्लीट होने में, P2 को 7 लगे और P3 को 10 मिली सेकेंड लगे। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालें हम इसका। 6 मिली सेकेंड इसका है, 4 इसका है, 7 इसका है, डिवाइड बाय 3 किया तो 5.67 मिली सेकेंड एवरेज वेटिंग टाइम निकल के आया है। किसका निकल के आया? ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम से। इसी तरह से एवरेज कंप्लीशन टाइम हमने निकाला। 30 मिली सेकेंड P1 को लगे थे कंप्लीट होने में, P2 को 7 लगे, P3 को 10 लगे। इनको टोटल किया, डिवाइड बाय 3 किया, 15.67 मिली सेकेंड लगी। तो अब आप देखिए दोनों में तीन एल्गोरिथम्स हम अब तक इवेल्युएट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने FCFS एल्गोरिथम को इवेल्युएट किया था। सबसे ज्यादा वेटिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम उसी में आ रहा था। उसमें कितना आ रहा था वेटिंग टाइम? आप याद कीजिए, 17 मिली सेकेंड उसमें आ रहा था वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। और उसी के साथ में 27 मिली सेकेंड आ रहा था एवरेज कंप्लीशन टाइम। फिर हमने उसके बाद में SJF ली। SJF को वैसे ऑप्टिमल एल्गोरिथम भी कहते हैं, क्योंकि SJF के अंदर सबसे कम वेटिंग टाइम आ रहा था 3 मिली सेकेंड्स और कंप्लीशन टाइम भी कम आ रहा था। RR एल्गोरिथम में हमने यूज किया, तो RR एल्गोरिथम के अंदर देखिए इसमें आ रहा है 5.67 और यहाँ पे आ रहा है 15.67। तो यहाँ पर इसमें भी कम आ रहा है, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी आ रही थी SJF एल्गोरिथम, फिर हमारी RR आ रही है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ रही थी हमारी कौन सी? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो अभी तीन जो कंपेयर की उनमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी SJF चल रही है, सेकंड पे हमारी RR एल्गोरिथम आ गई और थर्ड पे हमारी चली गई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इस तरह से आप सेम सेट ऑफ प्रोसेस, जैसे मैंने यहाँ पे सेम सेट ऑफ प्रोसेस ले रखा है ना 2433, तो सेम सेट ऑफ प्रोसेस लेके उसके ऊपर अलग अलग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हैं। इस तरह से प्रोसेसेस को के ऊपर हमें क्या करना होता है? इनको इवेल्युएट कराना होता है कि कैसे इवेल्युएट कराना। तो इवेल्युएशन इस तरह से होता है। इनको आप अलग अलग एग्जांपल से और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक बार डायग्राम टर्न अराउंड वेरियस टाइम क्वांटम्स जो है उसको समझ सकते हैं। अगर अलग अलग टर्न अराउंड टाइम दिए हैं तो कैसे इसमें टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है, जैसे जैसे टाइम क्वांटम बढ़ता है वैसे वैसे क्या डिफरेंस आता है इसमें, उसको एक बार समझें।
एक और एग्जांपल ले लीजिए आरआर का। टाइम क्वांटम यहाँ पर ले रखा है हमने 20। हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोसेसेस है P1, P2, P3 एंड P4। P1 का बर्स्ट टाइम है 53 मिली सेकेंड, P2 का बर्स्ट टाइम है 8 मिली सेकेंड, P3 का बर्स्ट टाइम है 68 मिली सेकेंड और P4 का है 24 मिली सेकेंड। तो अब हमने इनको एग्जीक्यूट कराया और टाइम क्वांटम लिया है 20। तो सबसे पहले P1 जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुई। सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, 20 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई। अभी जो बच्चा हुआ है उसको लेके P1 सबसे पीछे जाके लग गई यहाँ पर। फिर P2 एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, इसको 8 मिली सेकेंड ही चाहिए थे, तो ये यहाँ पर 8 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई और टर्मिनेट हो गई। फिर P3 एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, अभी इसका टाइम बचा हुआ है तो P3 आके पीछे लग गई। फिर P4 एग्जीक्यूट हुई, P4 अभी एग्जीक्यूट हुई लेकिन इसमें भी अभी 20 तक तो एग्जीक्यूट हो गई, 4 रह गया, तो P4 आके पीछे लग गई। फिर इसके बाद में वापस से P1 का नंबर आ गया। अब P1 एग्जीक्यूट हुई, अब P1 का जो बचा हुआ टाइम था वो टाइम बचा हुआ लेके P1 वापस से पीछे आके लग गई यहाँ पर। फिर P2 एग्जीक्यूट हुई, P2 तो पहले टर्मिनेट हो चुकी थी, P3 वाली एग्जीक्यूट हुई, P3 वाली का जो टाइम बचा उसे लेके P3 वाली पीछे आके लग गई। फिर P4 वाली जो थी वो टर्मिनेट हो गई। फिर वापस से हमारी P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई और कौन सी बची थी हमारी P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। तो ये टाइम इस हिसाब से चले। फिर इनको हमने वेटिंग टाइम निकाला, इनका वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, इनका P1 का वेटिंग टाइम कैसे निकला, यहाँ पर 20 था और कितने में गया था 68 पे गया था, 68 में से पहले 20 माइनस किया। फिर 112 जो निकल के आया, 112 कहाँ पर था, यहाँ पर था, और यहाँ से 88 माइनस किया, तो ये इन दोनों को माइनस करके फिर प्लस किया तो 72 इनका वेटिंग टाइम निकल के आया। इसी तरह से P2 है, P2 का हमने यहाँ पर निकाला, P2 का टाइम कितना था, ये तो एक ही बार में एग्जीक्यूट हो गई थी, तो 20 में से 0 माइनस किया तो इसका वेटिंग टाइम था 20 निकल के आया। इसी तरह से P3 का निकाला, P3 3 बार में एग्जीक्यूट हुई है तो एक बार तो 28 में से 0 माइनस हुआ, फिर 88 में से 48 माइनस हुए, फिर 125 में से 108 माइनस हुए और फिर इसका जो टाइम निकल के आया वो आया 85। इसी तरह से P4 का हमने टाइम निकाला, ये इनके वेटिंग टाइम निकल के आए। कंप्लीशन टाइम देखा हमने, P1 को कंप्लीट होने कब, P1 कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ जाके कंप्लीट हो रही है 125 पर। P2 कहाँ कंप्लीट हुई है 28 पर। P3 कहाँ जाके कंप्लीट हुई 153 पर। और P4 कहाँ कंप्लीट हुई है 112 पर। तो ये इनका कंप्लीशन टाइम आया। तो यहाँ पर इनको ऐड करके निकाला, ये इनका आया कंप्लीशन टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस तरह से इनको टाइम क्वांटम्स को कैलकुलेट किया जाता है। टाइम क्वांटम के बेसिस पे ये अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं और इसके बेसिस पर हम इनको निकालते हैं। ये डिपेंड करता है टाइम स्लाइस आपने किस तरह का लिया है, उसके बेसिस पर ये रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो ये हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स थी, अलग अलग तरह की एल्गोरिथम्स हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अब हम कुछ और एल्गोरिथम्स हैं आगे जिनको कि जैसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम है, और भी एल्गोरिथम्स हैं जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये एल्गोरिथम्स वाला एल्गोरिथम का इवेल्युएशन अभी कंटिन्यूड रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम आगे के कुछ और एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेके इनके उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।